नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से भूतिया ट्रेन की दर्दनाक और खौफनाक डरावनी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कहानी में आप जो सुनने वाले हैं, इस कहानी के हर एक मोड़ पे खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहां से कहानी को देख रहे हैं। अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। और आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से हमारे चैनल पे 1000 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गए। बस आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए मेरे साथ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट। तो दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी दिव्या नाम की लड़की की है, जो कि मिर्जापुर गांव की रहने वाली सीधी सादी सी एक लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई वह बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके अच्छे स्वभाव का लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ता है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो चुके थे। दिव्या काफी फ्री थी। फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम के कुछ दिनों बाद दिव्या वापस रामपुर जाने को तय करती है अपने माता पिता से मिलने। पुराने बंधुओं से मिलने उसे अपने गांव से दूर शहर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ा। देखा जाए तो शहर में उसने काफी दोस्त बना लिए थे, जो कि उसकी अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पढ़ाई में हर तरह से वे दिव्या की मदद किया करते थे। दिव्या के दोस्तों ने मिलकर दिव्या के लिए फ्लाइट से अपने गांव मिर्जापुर जाने का बंदोबस्त किया था। क्योंकि दिव्या इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, तो वह अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब दिव्या पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं बाएं। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। दिव्या अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। एकाएक देखते ही देखते वेदर काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर ज्यादा खराब होने से उन्हें पास ही के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। यह सुनते ही मानो दिव्या बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट नसीरपुर में लैंड होता है। जैसे तैसे दिव्या पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वह मिर्जापुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक कन्यापुर नाम का स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद दिव्या को पता चला था और वह बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद दिव्या बड़बड़ाते हुए, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती। कम से कम इतनी तकलीफ ना होती। मुझे कितनी हरेसमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वह स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती है। सामने से एक बूढ़ी औरत दिव्या की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है कि बेटी, चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। दिव्या उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद दिव्या काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर वह बैठ जाती है। दिव्या देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का, लड़की। एक आदमी बैठा हुआ शायद उसका पति है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था उसे। दिव्या के सर के ऊपर वाले सीट पर एक लड़का बैठा था जो कि दिव्या को घूरे जा रहा था। दिव्या को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उस लड़के को देखकर अपने मन को वहां से हटाकर दिव्या खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। रात तकरीबन 10 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। दिव्या को काफी अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी। देखते ही देखते दिव्या की आंख कब लग गई पता ही न चला। करीबन रात के 11:45 बज चुके थे जब दिव्या की आंख खुलती है और वह देखती है
कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह काफी बूढ़े दिख रहे हैं। दिव्या चौंक जाती है और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों के सीट पर जो पहले बैठे थे उनकी सीट पर आकर बैठ गए हों। दिव्या की नजर अचानक से बैठी उस महिला के साड़ी पर पड़ती है, जो कि वही सेम साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ, अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। दिव्या उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। दिव्या अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि शायद कहीं उसका भ्रम तो नहीं। दिव्या अब भी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि उसे पीछे से टीटी आवाज लगा देता है। दिव्या अपना टिकट टीटी को दिखाती है और वह टीटी वहां से चला जाता है। दिव्या अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही उठे हो? क्या यहाँ पहले कोई और बैठा था ना? क्या वे लोग चले गए? दिव्या की इस सवाल पर कोई तस से मस्त नहीं होता है। सब एक तक दिव्या को देखे ही जा रहे थे, जैसे कि वह कोई इंसान ना हो कि कोई एलियन हो। दिव्या को बहुत अजीब लगता है। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मन ही मन सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा, छोड़ो मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को खड़े हुए कुछ ही मिनट्स हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत ही विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज थी जो कि कह रहा था, भागो सभी, कोई भागो, वह आ रहा है, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो वह उसे मार देगा। एक पल दिव्या को लगा कि कुछ नहीं, शायद यह उसके दिमाग का खेल है, वह थक चुकी है। पर वापस से वह आवाज इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। दिव्या दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना? कोई आलतू फालतू सी चीजें बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है, ये हो क्या रहा है? घबराहट में दिव्या ने यह तक नहीं देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरा ट्रेन खाली था। उसमें एकमात्र सिर्फ दिव्या ही दिखाई दे रही थी। दिव्या अब बिल्कुल हैरान परेशान, पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है क्या? मुझे बचा जाओ, ये क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहां गए? दिव्या पागलों के जैसी इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। दिव्या बहुत डर जाती है। वह अपने सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके दिव्या चुपचाप नीचे छुपी हुई रहती है। अचानक से उसे दो पांव दिखते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। ये देखते ही मानो दिव्या के प्राण पखेरु उड़ गए। वह बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई, ना ही बोलने, नहीं कुछ सुनने, ना ही कुछ समझने लायक रही। उसे लग रहा था कि उसके स्वयं के प्राण अब निकलने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वह दो उल्टे पांव उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वह पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। दिव्या अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही दिव्या को लगा शायद वह बुरी चीज आगे निकल चुकी है, वह वहां से बाहर निकलती है और नीचे जमीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। दिव्या को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही दिव्या बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। दिव्या देखती है कि वह औरत अपने दो बच्चों के साथ अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाले सीट में बैठे हुए हैं। वहां कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। दिव्या बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अभी नहीं थे ना? यहां तो एक वृद्ध महिला बैठी थी। आप लोग के बदले क्या आप लोग वापस से ट्रेन पर उठे हैं? आप लोग तो यहां नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुकी हूं? कृपया करके आप लोग बतलाइए। क्या आप लोग यहां पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह महिला, उसके दोनों बच्चे और वह आदमी और ट्रेन में बाकी बैठे सारे लोग बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं।
मानो उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा हो। दिव्या डर के मारे जमीन में बैठकर अपना कान अपने हाथों से जोरों से बंद कर देती है। उससे यह असहनीय दर्द भरी आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह देखती है कि एकाएक उनके शरीर कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। वह नजारा इतना भयंकर था कि दिव्या को मानो अटैक सा आ गया हो और वह तुरंत वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या की आंखें खुलती हैं। उसके शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वापस अपनी सीट पर बैठती है। उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली था। खिड़की के बाहर दिव्या को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव मिर्जापुर अब आने ही वाला है। ट्रेन मिर्जापुर स्टेशन पर आ जाती है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकती है। दिव्या जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह अपना कदम दरवाजे के बाहर रखती है, तभी उसे मानो एक बहुत ही जोरों का झटका लगता है और वापस वह ट्रेन के अंदर चली जाती है। दिव्या को बहुत ज्यादा हाथों में दर्द होने लगा था, मानो जैसे उसने नंगी बिजली की तार को छू लिया हो। इतना जबरदस्त झटका था, वह दिव्या दर्द से कहर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है और दिव्या की आंखों के सामने से उसका अपना गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। दिव्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागलों जैसी दर्द में जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है? क्या हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? ये आखिर चाहते क्या हो? तुम लोग अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन ऐसे तड़पा कर क्या फायदा? दिव्या यह सब रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से दिव्या को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। वह दिव्या के पास आता है। वह बच्चा दिव्या के पास आकर कहता है कि अब वह भी नहीं बचेगी। कुछ मिनटों के बाद वह भी उनके जैसी हो जाएगी। दिव्या बिल्कुल डर जाती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा मुझे? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो अपने गांव जाने के लिए इस ट्रेन को पकड़ा था। वह बच्चा दिव्या से कहता है कि आज से 16 साल पहले यह ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहां से आपने ये ट्रेन लिया था। अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था। बाकी बहुत सारे लोग इस ट्रेन पर थे। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ ही मिलों का सफर तय करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के जेवरात पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चेनें खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि डाकू ने ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक दिया था और उनके साथी ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार भीमसेन, जो कि बहुत ही बदमाश और बहुत ही क्रूर आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने, यहां तक उनकी जरूरी चीजें, पैसे सभी कुछ लूट लिए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से सभी लोगों को काटते और मारते जा रहे थे। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी। बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सभी को चीखते चिल्लाते रहे और किसी के भी जान को बख्शा नहीं गया। पर ट्रेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर झीलमती नदी में गिर गई। यह नदी मिर्जापुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। देखते ही देखते पूरे ट्रेन ने जल समाधि ले ली। उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को तो वह पहले ही मार चुके थे और बाकी यात्री जो बाकी बोगी में बचे हुए थे, उनकी भी जान इस नदी में डूबने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन का आने का इंतजार किया था, दरअसल यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो मिर्जापुर जाने के लिए उठते हैं। यह ट्रेन किसी को नहीं दिखाई देती, शिवाय मिर्जापुर जाने वाले यात्रियों को। वह उन हर एक यात्रियों को जान मार देते हैं जिनकी मंजिल मिर्जापुर गांव होती है। आपने जिस उल्टे पैरों को आते हुए देखा था, वह और कोई नहीं, उनका सरदार भीमसेन ही था, जो आज भी हमें मार रहा है। वह आज भी सभी को मारता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साथ ही साथ हमारी आत्मा भी आज तक भटक रही है। दिव्या को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उस बच्चे से पूछती है, क्या इस चीज का कोई हल नहीं है? क्या इस चीज को रोका नहीं जा सकता है? और उस बच्चे ने ना में सर हिलाया
और देखते ही देखते दिव्या की आंखों के सामने से ओझल हो गया। दिव्या अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचने समझने की शक्ति तो पहले ही खो चुकी थी। वह एक बूथ बनकर एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। दिव्या का मोबाइल फोन ट्रेन में आने के बाद से ही स्विच ऑफ हो गया था। लाख ऑन करने के बावजूद भी ऑन नहीं हुआ। दिव्या काफी मायूस हो चुकी थी। उस वक्त उसे लगा था शायद उसका फोन खराब हो गया है। वह वापस अपने फोन को स्टार्ट करने का ट्राई करती है, पर फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। उसने जोरों से फोन को पटककर अपने नजरों से दूर कर दिया। अचानक उसका ध्यान अपनी बैग की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि घर से निकलते वक्त उसने अपने बैकपैक में अपने सभी जरूरी चीजें को ध्यान से रख दिया था और साथ ही साथ उसने एक साफ बस्ते में गीता रखी थी जो कि वह हर रोज पढ़ा करती थी। दिव्या को मानो एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने जल्दी से अपने बैग को खोला और उस बस्ते से गीता को बाहर निकाला और उसे अपने सर से लगाकर प्रणाम करने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी थी, अब वही उसे बचाए और वही उसे रास्ता दिखाए। वह अपने हाथ में गीता लिए आस्ते आस्ते आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूर कुछ कदम चलने के बाद दिव्या को अब साफ साफ सभी कोई दिखाई देने लगता है। ट्रेन में अब काफी भीड़ हो चुकी थी। सभी मरे लोग दिव्या को एक तक ताके जा रहे थे। दिव्या उनकी नजरों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि दिव्या जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही ट्रेन के अंदर रास्ता बनते जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते दिव्या एक जगह पहुंच जाती है जहां ट्रेन का इंजन था। वह देखती है कि वह डाकू भीमसेन बड़े ही गुस्से से दिव्या को देख रहा था। वह उस इंजन के बिल्कुल ही करीब खड़ा था। उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार थी, मानो वह तलवार चलाकर दिव्या का गला काटने ही वाला था। वह बड़े ही भयंकर स्वर में दिव्या से कहता है, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इस किताब के जरिए लड़ेगी? चल फेंक इसे, नहीं तेरा गला यही काट कर रख दूंगा। दिव्या काफी डर रही थी, पर उसे एक बात का अंदेशा हो गया था। मानो या न मानो वह डाकू पवित्र गीता की किताब को देखकर घबरा रहा है, डर रहा है, मानो उसे कुछ घबराहट सी हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए दिव्या दबदबाते हुए स्वर से कहती है कि भीमसेन, तुम्हारी क्रूरता के कारण कई निर्दोषों की जान गई। बेहतर यही होगा तुम अब यहां से चले जाओ, वरना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे, वह तुम्हें नरक की अग्नि में ढकेल देंगे। यह सुनते ही मानो भीमसेन के बदन में आग लग जाती है और वह बड़े ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से सारा ट्रेन गूंज उठा था। दिव्या डर के मारे थर थर कांप रही थी, पर साथ ही साथ वह अपने भगवत गीता को जोर से अपने बाजुओं में पकड़े हुए वह गीता खोलती है और उसमें से एक अध्याय को पढ़ने लगती है। उसके उस अध्याय के पाठ करने से भीमसेन मानो पागल हो रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कभी गायब होकर कहीं और दिखता, कभी गायब होकर दिव्या के पीछे खड़ा हो जाता, यहां वहां कर रहा था। वह दर्द से छटपटाने लगता है और दिव्या को पाठ करने से रोकने के लिए कहता है। दिव्या पाठ करना नहीं रोकती है, वह अपना पाठ किए जाती है। श्लोक अब बस खत्म होने वाला था। श्लोक पढ़ते पढ़ते दिव्या को पूरे 1 घंटे बीत चुके थे। दिव्या देखती है कि सामने भीमसेन नहीं है, ना ही कोई आत्मा उसे दिख रही है। वह खड़ी हो जाती है और दौड़कर वापस से ट्रेन की अंदर की तरफ भागने लगती है। वह देखती है कि झीलमती नदी सामने ही है। दिव्या घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका बचना मुश्किल है। ट्रेन नदी में गिर जाएगी, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते ट्रेन बड़ी जोरों से नदी में गिरने लगती है। दिव्या बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेन जैसे ही नदी में गिरती है, दिव्या को दिखाई देता है कि सभी मरे हुए लोग नदी के अंदर दिव्या की तरफ बढ़ रहे हैं। दिव्या पहले ही आधी मर चुकी थी, पर वह नजारा देखने के बाद उसकी आंखें कब बंद हो गईं, पता ही नहीं चला। थोड़े समय बाद दिव्या की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को मिर्जापुर के स्थानीय हॉस्पिटल में पाती है। उसे काफी आश्चर्य हो रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह बच कैसे गई। डॉक्टर से उसे पता चला कि झीलमती नदी के आसपास कुछ मछुआरों ने उसे तट के पास देखा, क्योंकि उसकी सांसें उस वक्त तक चल रही थी। वे लोग फौरन उसे अस्पताल ले आए। दिव्या को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शायद
उन आत्माओं ने ही दिव्या की मदद की है, क्योंकि वह उस वक्त बीचों बीच उस गहरी नदी में डूब गई थी। तैर कर किनारे जाने की शक्ति तो पहले से ही उसके शरीर में बची नहीं थी। दिव्या मन ही मन उन आत्माओं का शुक्रिया कर रही थी, भगवान का शुक्रिया कर रही थी, उन मछुआरों का शुक्रिया अदा कर रही थी। दिव्या को उसका मोबाइल फोन मिलता है और वह अपने मोबाइल फोन से अपने माता पिता को फोन करती है। उसके माता पिता शाम तक दिव्या को लेने आ जाते हैं। दिव्या अपने गांव मीरजापुर आ चुकी थी और वह अभी भी मायूस सी दिखाई दे रही थी। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी थी। उसके माता पिता भी काफी परेशान हो गए थे। इन सब बातों को सुनकर वह दिव्या को दिलासा दिए जा रहे थे कि अब कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह उन सब बातों को भूल जाए, वे घर में अच्छे से पूजा पाठ करवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीरजापुर में कुछ दिन रहने के बाद दिव्या तय करती है कि वापस से वह उसी स्टेशन कन्यापुर जाएगी। वह देखना चाहती थी कि उसे वापस से वह ट्रेन दिखती है कि नहीं। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बतलाया और चुपचाप ट्रेन पकड़कर कन्यापुर स्टेशन पहुंच जाती है और वहां से मीरजापुर का टिकट कटवाती है। वह देखती है कि वापस से वही वृद्ध महिला जिसने उस दिन दिव्या को चाय पिलाई थी, वही दिव्या के पास आती है और कहती है, बेटा अब ट्रेन यहां नहीं आएगी। दिव्या आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे जानती है कि वह उसी ट्रेन के सिलसिले में आई हुई है। दिव्या बड़े ही कौतूहल नजर से उस वृद्ध महिला की तरफ देखती है। वह वृद्ध महिला दिव्या की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है कि बेटी, उन डाकुओं ने मुझे भी मार डाला था। मेरी भी आत्मा इसी प्लेटफॉर्म में भटकती रहती थी, पर तुम्हारे कारण वे सभी आत्मा और मैं भी मुक्त हो चुकी हूं। वह ट्रेन अब और किसी को तंग नहीं करेगी, ना ही वह डाकू। तुमने उस रोज गीता का पाठ कर कर उस बुरी आत्मा को ट्रेन से भगा दिया था और साथ ही साथ उस ट्रेन में तुमने अपने पवित्र गीता को छोड़ भी दिया, जिसके प्रभाव ट्रेन की सारी आत्मा मुक्त हो गई थी। मुझे भी उन लोगों ने जान से मारकर इसी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। मैं यहां बरसों से काम कर रही थी। मैंने उन्हें उस ट्रेन पर चढ़ते हुए देख लिया था और इसीलिए मैंने उन्हें रोकना भी चाहा, पर उन्होंने उसी वक्त मुझे जान से मार दिया था। पर मैं अब खुश हूं। वह बुरी आत्मा उस ट्रेन को छोड़कर चली गई, सारे लोग मुक्त हो गए तो मुझे भी मुक्ति मिल गई। यह बोलते हुए वह वृद्ध महिला दिव्या की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इस बार दिव्या को जरा सा भी भय नहीं लगा। वह इस बात से बहुत खुश थी कि सारे लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। मीरजापुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और इस बार यह कोई भूतिया ट्रेन नहीं, एक साधारण ट्रेन थी। दिव्या उस ट्रेन पर जाकर बैठ जाती है और अपने गांव की तरफ बढ़ चलती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं आपको कहानी कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस ने कल वाली वीडियो में कमेंट किए हैं। पहले नंबर पे है अंग्रेज सिंह हरियाणा से, दूसरे नंबर पे है कुसुम जी छत्तीसगढ़ से, तीसरे नंबर पे है नैना प्रधान जी दार्जिलिंग से, चौथे नंबर पे है शकील अंसारी यूपी से, पांचवें नंबर पे है चंद्रकांत जी पाकिस्तान से, छठे नंबर पे है शेखर वर्मा जी घोटपुर से, सातवें नंबर पे है नाना रंगर जी अमेरिकन से, आठवें नंबर पे है हरजीत जी लुधियाना पंजाब से, नौवें नंबर पे है कृपा जी भूटान से, 10वें नंबर पे है अनीश जी सऊदी से, 11वें नंबर पे है रफी क्यू की यूके से, 12 नंबर पे है प्रजल जी गुवाहाटी से, 13 नंबर पे है भुवन परिवार जी नेपाल से, 14 नंबर पे है गजाला जी पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये थे कल के वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपका नाम मैं जरूर लूंगा। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।